नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोग का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए बच्चे, सब कुछ पढ़ो चैनल पे हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा मैं फिर से आपको चैप्टर याद दिला दूं, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था मैंने जैसा आपको बच्चे ठीक पिछली क्लास में बताया था कि हमने ये देखा कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो संगठन है, इसका लक्ष्य क्या था बच्चे? इसका लक्ष्य था कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करेंगे? उदारवादी बनाएंगे। क्लियर है? उदार बनाना है बच्चे, याद रखिएगा कि क्या करना है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदारवादी करना है। क्या है बच्चे? उदारवादी करना है। क्लियर है? विकसित देशों ने शुरुआत की थी और व्यापार से संबंधित नियमों को ये क्या करता है? निर्धारित करता है। और हमने ये भी देखा बच्चे कि 2014 के आंकड़े में इनमें 160 देश हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा बच्चे कि विश्व व्यापार संगठन जो है मुक्त व्यापार की सुविधा देता है। क्या देता है बच्चे? मुक्त व्यापार की सुविधा। मुक्त व्यापार का मतलब है कि एक देश जो है दूसरे देश में जाकर अपने व्यापार को आराम से कर सकता है। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक। फिर याद रखिएगा बच्चे कि मैंने कहा था कि विकसित देशों ने इसकी शुरुआत की थी, इसलिए विकसित देशों ने अवरोध अभी भी बरकरार रखा है अपने यहाँ। याद रखिएगा कि विकसित देशों ने अपने यहाँ अवरोध को क्या रखा है? बरकरार रखा है। लेकिन विकासशील देशों से अवरोधक को क्या करवा दिया? इन लोगों ने समाप्त करवा दिया। तो देख सकते हैं बच्चे कि अपने दबदबे के कारण विकसित देशों ने तो अवरोध अपने यहाँ बनाए रखा, पर विकासशील देशों से अवरोधक को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और याद रखिए इसके लिए कितने विकासशील देशों ने संघर्ष भी किया। और एक मुद्दा है बच्चे जिसे हम कहते हैं कृषि उत्पाद का मुद्दा, और कृषि उत्पाद का मुद्दा जो है वो आज भी क्या है? बरकरार है। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और बच्चे अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। पहले मैं इसे मिटा दूं, सभी बच्चे समझ गए हैं? ठीक है, चलिए बच्चे, हमारा अगला पॉइंट है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। जरा देखते हैं कि भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हुआ। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। बच्चे याद रखिएगा कि जिस तरीके से उदारीकरण हुई, वैश्विक अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण हुआ, उससे कहीं ना कहीं वैश्वीकरण और उदारकों के बीच क्या हुआ? प्रतिस्पर्धा हुई। याद रखिएगा कि वैश्वीकरण से क्या हुआ कि जो अलग अलग उत्पादक थे उन लोगों में क्या हुआ? प्रतिस्पर्धा हुआ कि किनका उत्पाद बेहतर है, किनका गुण बेहतर है और कौन सस्ता है। तो इससे क्या हुआ कि जो शहरी क्षेत्र के धनी वर्ग के उपभोक्ता थे उन्हें बहुत लाभ हुआ। इस बात को याद रखिएगा कि खासकर जो शहरी क्षेत्र के धनी उपभोक्ता को लाभ हुआ। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि हमने क्या देखा कि जो शहरी क्षेत्र के धनी उपभोक्ता हैं उनको क्या हुआ? इससे बहुत ही लाभ हुआ। क्यों? क्योंकि उनको क्या हुआ? उत्पादों की गुणवत्ता भी मिली और कम कीमत भी मिले। तो याद रखेंगे कि इन्हें क्या हुआ कि गुणवत्ता उत्पाद मिला और कीमत भी क्या था? कम था। तो इन्होंने देखा कि उन्हें तरह तरह के उत्पाद मिल रहे थे जिसकी गुणवत्ता बहुत बेहतर थी, और प्रतिस्पर्धा होने की वजह से क्या हुआ था बच्चे? कीमत भी कम हो गया था। तो अब इन्होंने क्या किया कि अलग अलग उत्पाद भी मिल गए, कम कीमत पर मिल गए, बस इन्होंने उच्च स्तर के जीवन का क्या लिया? आनंद लिया। तो हमने देखा कि शहरी वर्ग के जो धनी लोग थे उन्होंने फिर क्या किया? उच्च जीवन का आनंद लिया। याद रखिएगा कि उच्च वर्ग के जीवन का इन्होंने क्या लिया? आनंद लिया। क्यों? इसलिए क्योंकि उत्पाद भी अच्छे मिल गए और इन्हें कीमत भी क्या हुआ? कम मिला। तो देख सकते हैं कि कम कीमत पर जब इन्हें सब मिल रहा है तो उच्च जीवन का आनंद तो लेंगे ही, ले रहे थे। अच्छा, इसके साथ ही साथ क्या हुआ बच्चे कि भारत में निवेश की तेजी से वृद्धि हुई। याद रखिएगा कि भारत में निवेश की वृद्धि हुई। भारत में निवेश की क्या हुई? वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि भारत में भी क्या था? ऐसा देश था कि जहां श्रम सस्ता था, संसाधनों भी क्या थे? सस्ते थे। तो भारत में भी क्या हुआ? बड़े पैमाने पर निवेश में वृद्धि हुई और जो खरीदार जो थे वो संपन्न वर्ग के लोग हैं। याद रखिएगा कि और खरीदार कौन थे? वो संपर्क वर्ग के क्या थे? लोग थे। अच्छा, फिर इससे क्या हुआ
कि नए रोजगार का उदय हुआ। याद रखिएगा कि अगर निवेश में तेजी से वृद्धि होगी तो फिर नए रोजगार का क्या होगा, उदय हो गया। तो हमने देखा कि वैश्वीकरण से भारत के बाजार पर या भारत पर यह भी प्रभाव पड़ा कि शहरी वर्ग के जो धनी लोग हैं उन्होंने उच्च जीवन का आनंद लिया। उसके बाद जो भी खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हो गए। अच्छा, नए रोजगार अवसर उत्पन्न हुए। और याद रखिएगा कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां थी तो उन्हें कच्चा माल भी तो देना था, तो कच्चा माल देने वाली स्थानीय कंपनी भी क्या हो गई, समृद्ध हो गई। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि कच्चा माल वाली स्थानीय कंपनी भी समृद्ध हो गई। कच्चा माल वाली स्थानीय कंपनी भी क्या हो गई बच्चे, समृद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या देना था, कच्चा माल देना था। तो बड़ी बड़ी कंपनियां अब इनसे कच्चा माल देती थी तो इन्हें भी तो आय के अवसर मिले, तो रोजगार भी मिला और कई छोटी छोटी कंपनियां क्या हो गई, समृद्ध हुई। और भारतीय कंपनियां भी क्या हुई बच्चे, लाभान्वित हुई। याद रखिएगा कि अब हमने ये देखा कि इसमें भारतीय कंपनी भी क्या हुई, वो तेजी से लाभान्वित हुई। इसका मतलब है कि भारतीय कंपनियों को भी तेजी से क्या मिला बच्चे, लाभ मिला। पूरी बात समझ में आ गई। तो हमने देखा कि भारतीय कंपनियां भी क्या हुई, लाभान्वित हुई। भारतीय कंपनियां भी लाभान्वित हुई। तो हमने ये देखा कि अब जितनी भी भारतीय कंपनियां वो भी तेजी से क्या हुई, लाभान्वित हुई। अच्छा, याद रखेंगे कि अब भारतीय कंपनियां भी बहुराष्ट्रीय कंपनी बनकर उभरने लगी। तो अब हमने यहां पर देखा कि जो भारतीय कंपनी है भी क्या बन गई बच्चे, बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो हमने देखा कि भारतीय कंपनियां भी बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी, यानी मल्टीनेशनल कंपनी बनी। जैसे बच्चे आपने टाटा का नाम सुना होगा। टाटा याद रखिएगा, कहने को भारत की कंपनी है पर इसका व्यापार भी विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में है, इसलिए टाटा जैसी कंपनियां भी अब क्या हो गई, बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई। पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, सेवा प्रदाता कंपनी को भी नए अवसर मिले, यानी वैसी कंपनियां जो सेवा प्रदान करती थी उन्हें भी क्या मिला, नए अवसर मिले। याद रखिएगा बच्चे कि सेवा प्रदाता कंपनियों को भी नए अवसर मिले, कंपनियों को नए अवसर मिले। अब सेवा देने वाली कंपनियों को भी क्या हुआ बच्चे, तरह तरह का नए नए अवसर मिलने लगे। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कंपनियां, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी से इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद बच्चे कॉल सेंटर होता है ना, कॉल सेंटर। तो याद रखिएगा कि सेवा प्रदाता देने वाली कंपनियों को भी तरह तरह के अवसर मिलने लगे। और याद रखिएगा कि कई सेवाएं भारत में क्या थी, सस्ते दर से उपलब्ध थी। याद रखिएगा कि सेवाएं जो थी, सेवाएं भारत में सस्ते दर पर थी। सेवाएं भारत में क्या थी बच्चे, सस्ते दर पर। इससे भी बहुत फायदा हुआ, सस्ते दर पर थी। इससे वैश्वीकरण को भी बहुत फायदा मिला और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी क्या फायदा तो मिलना ही मिलना था। अच्छा, फिर याद रखिएगा कि अब हम लोगों ने क्या किया, विकसित देशों को भी निर्यात करना शुरू किया। याद रखिएगा, अब हम में इतनी ताकत हो गई थी कि भारत के उत्पाद भी अब विकसित देशों में निर्यात होने लगे। विकसित देशों में क्या होने लगे बच्चे, निर्यात होने लगे। क्यों? क्योंकि अब अच्छी टेक्नोलॉजी मिल गई थी और अब हम भी गुणवत्ता में आगे हो गए और प्रतिस्पर्धा करने में क्या हो गए, खुद को सक्षम पाने लगे। तो विदेशों में भी क्या हुआ कि भारतीय माल का निर्यात होने लगा। ठीक है, लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि वैश्वीकरण से ये सारी चीजें तो ही, लेकिन क्या श्रमिकों को कोई फायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो मैं इसको मिटाऊं बच्चे और जरा श्रमिकों की बात करते हैं। तो एक बात सभी लोग याद रखिएगा कि विश्व की आप किसी भी अर्थव्यवस्था की बात करें तो श्रमिकों को कुछ ना कुछ कठिनाइयां तो होती ही हैं। ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण के दौर में सब कुछ बेहतर रहा। तो यहां भी बच्चे याद रखिएगा कि श्रमिकों को कुछ ना कुछ कठिनाइयां हुई थी। तो याद रखिएगा कि श्रमिकों को कठिनाइयां आम बात है। याद रखेंगे बच्चे कि श्रमिकों को जो कठिनाइयां होती हैं, श्रमिकों को कठिनाइयां आम बात है। क्या है बच्चे, आम बात है।
तो याद रखिएगा कि भारत में भी बड़े पैमाने पर श्रमिक है और सस्ते श्रमिक हैं, और ज्यादातर श्रमिक किसमें है बच्चे? असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। तो याद रखिएगा कि असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं, इसलिए थोड़ा तो नुकसान हुआ ही होगा। तो याद रखिएगा कि कंपनियां क्या थी? असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। हमने ये देखा कि ज्यादातर श्रमिक क्या थे? असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। अब ऐसा व्यवहार किया जाने लगा कि जो संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक थे, ठीक है, और असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक थे उनको लगभग समान किया जाने लगा। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र को क्या किया जाने लगा? समान किया जाने लगा। इसलिए समान किया जाने लगा ताकि किसी भी श्रमिक को कोई परेशानी नहीं हो। मैंने आपको पहले सिखाया था बच्चे कि संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को परेशानियां क्या होती हैं? कम होती है। लेकिन अगर हम असंगठित क्षेत्र को बात करें तो असंगठित क्षेत्र में अभी भी श्रमिकों को परेशानियां होती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, चलिए हम अपने अगले पॉइंट पर चलेंगे। और जो हमारा अगला पॉइंट है वो है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। क्या बच्चे? न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। इसका मतलब है हमें ऐसा वैश्वीकरण चाहिए जिसमें न्याय हो, दूसरे को कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए समझते हैं न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। पूरे बच्चे ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। तो चलिए बच्चे हम जरा इस पॉइंट को समझते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा कि जैसा मैंने कहा था कि वैश्वीकरण से बड़े पैमाने पर फायदा हुआ, लेकिन मैंने कहा था कि श्रमिकों की कठिनाइयाँ होती है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा। याद रखिएगा कि वैश्वीकरण से फायदा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी के लिए लाभप्रद हुआ। अनेक लोगों को लाभ नहीं भी मिला। तो हमें इस बात को भी समझना है बच्चे कि अनेक लोगों को लाभ नहीं भी मिला। तो हमें इस बात को भी समझना है कि ऐसा क्या हुआ कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं हुआ और अनेक ऐसे लोग भी थे जिनके लिए वैश्वीकरण क्या था? लाभ नहीं मिला। तो बच्चे प्रश्न है, तो फिर वैश्वीकरण को कैसे हम जो है न्याय संगत बनाएंगे? याद रखिएगा कि प्रश्न ये है कि वैश्वीकरण को कैसे हम न्याय संगत बनाएंगे। तो पहले एक बात याद रखिएगा बच्चे कि वैश्वीकरण, ठीक है, पहले इस बात को याद रखिएगा सभी लोग कि वैश्वीकरण से सबको लाभ नहीं मिला। वैश्वीकरण से सबको लाभ नहीं मिला। इस बात को याद रखिएगा कि वैश्वीकरण से सबको लाभ नहीं मिला। क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब है कि अनेक लोग इस लाभ से बाहर हुए। ओके, फिर अब इसे न्याय संगत कैसे बनाया जाए? प्रश्न ये भी है बच्चे कि इसे न्याय संगत कैसे बनाया जाए? इसे न्याय संगत कैसे बनाया जाए? चलिए मैं भी इस बात को मानता हूँ कि ठीक है, वैश्वीकरण से लोगों को ज़्यादा फायदा नहीं मिला, न अनेक लोग इस फायदे से बाहर रहे। पर प्रश्न है कि वैश्वीकरण को न्याय संगत कैसे बनाया जाए ताकि ये सबको लाभ दे। याद रखेंगे बच्चे, जब तक न्याय संगत नहीं होगा, न्याय संगत का मतलब है बच्चे न्यायिक हो, सब पर न्याय हो, तो जब तक ये न्याय संगत नहीं होगा तो क्या वैश्वीकरण का लाभ सबको मिलेगा? अच्छा, याद रखिएगा कि सरकार इसको संभव करने में ही मुख्य भूमिका निभा सकती है। इस बात को हमें याद रखना है कि संगत करने में सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। याद रखिएगा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं न्याय संगत बनाने में सरकार की जो भूमिका है वो क्या है? महत्वपूर्ण है। तो हमें समझना है कि ठीक है, चलिए अगर सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो याद रखिएगा, तो सबसे पहले क्या करना है कि सभी के हित को संरक्षित करना है। जो लोग भी हैं सभी के हित को क्या करना है बच्चे? संरक्षित करना है। सभी के हित को क्या करना है? संरक्षित करना है। तो हमने ये देखा कि सरकार प्रमुख भूमिका निभा सकती है और सभी के हित को क्या करना है? पहले संरक्षित करना है। क्लियर है? उसके बाद श्रमिक कानून का अधिकार सबको मिले। याद रखिएगा कि भारत में श्रमिक कानून भी है, तो ये जो श्रमिक कानून है उसका उचित कार्यान्वयन हो, यानी श्रमिक कानून का क्या हो? उचित कार्यान्वयन हो।
ताकि इसका अधिकार सबको मिले। इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि जो श्रमिक कानून है उनका उचित क्या होना चाहिए, कार्यान्वयन होना चाहिए। अच्छा, एक चीज क्लियर करना है कि छोटे उत्पादकों को भी लाभ मिले। ऐसा नहीं है कि हम छोटे उत्पादकों को छोड़ देंगे। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि छोटे उत्पादकों को भी लाभ मिले, छोटे उत्पादकों को भी, छोटे उत्पादकों को भी क्या मिले, लाभ मिले। तभी तो एक एक वैश्वीकरण का सपना साकार होगा। ठीक, अच्छा, अब क्या है कि जो विश्व व्यापार संगठन है, मैंने कहा था ना कि विकसित देश अपने फायदे की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि विश्व व्यापार संगठन से समझौता करे सरकार। याद रखिएगा कि सरकार को क्या करना होगा बच्चे, विश्व व्यापार संगठन से समझौता करना होगा। क्लियर है? यहाँ पर देखिए सभी बच्चे, पहले मैं इसको मिटा दूं तो हमारा अगला पॉइंट क्या हो गया कि विश्व व्यापार संगठन से सरकार को क्या करना होगा, समझौता करना होगा, ताकि हर जगह व्यापार को क्या मिले, बढ़ावा मिले। तो हमने ये भी देखा कि विश्व व्यापार संगठन से, विश्व व्यापार संगठन से समझौता करे। याद रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन से सरकार क्या करे, समझौता करे। अच्छा हाँ, विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। याद रखिएगा बच्चे कि विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा, विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। किसके विरुद्ध बच्चे? तो याद रखिएगा विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध, विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध। तो हमने ये देखा कि विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध जब तक विकासशील देश नहीं मिलकर संघर्ष करेंगे तब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पूरा फायदा नहीं होगा। और याद रखिएगा बच्चे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश, विदेशी निवेश, उदारीकरण कहीं ना कहीं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, व्यापार व्यवसाय को मजबूती देता है, रोजगार अवसरों को सृजन करता है। तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक तरीके से देश अपने आप क्या होता जाता है, मजबूत हो जाता है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।